हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हो सब लोग? जय हिंद, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आज से नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। नाम तो सुना ही होगा आपने, इसका दिख ही रहा है आपको पीछे। हम्म। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब एकदम आनंद मंगल कुशल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? जय हिंद। मस्त है। चलो भाई, 2 दिन बाद अपनी मुलाकात हो रही है, लेकिन खतरनाक चैप्टर के साथ। ये चैप्टर ट्रेन चैप्टर जितना ही छोटा है, लेकिन ये चैप्टर कई बार कई लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में दम कुछ नहीं है। 2 ही स्थिति बनती है। कुछ लोग पहली बार पढ़ के हर प्रश्न 5-10 सेकेंड में उड़ा देते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। कुछ लोग को आखिरी तक समझ ही नहीं आता, शुरू कहां से करना है सर, कुछ समझ ही नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन चैप्टर बहुत आसान है। बस प्रैक्टिकल जितना आप अपने डे टू डे लाइफ से इसको जोड़ोगे, जितना रियल में आप रिलेट करोगे, उतना ही आपको इजी लगेगा। और जितना आप टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज रहोगे कि भाई अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, नाव की चाल, धारा की चाल, शांत जल की चाल, तो बहुत भारी भारी पत्थर आपको मारे जाएंगे। अब आप उसको फूल समझो या पत्थर, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन चैप्टर इजी है, बस प्रैक्टिकली आप अगर लेकर चलोगे तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। विनर्स के एरोप्लेन में बैठे हैं, जहां जाएंगे वहां हम भी चले जाएंगे। सही बात है। आराम से निर्मल जी। ठीक है, विवेकानंद, अभिषेक, निर्मल, सीमा और प्रीतम, बहुत सारे लोग हैं, सैयद। हम्म। जरूर जरूर, योगेंद्र सिंह, गरिमा, नेहा। ठीक है, सब समझेंगे, निश्चिंत रहिए। चलें, करें शुरू। आ जाओ। तो देखो, बात को ध्यान से सुनना और समझना। यहां पे आपको एक चीज ये समझनी है, ये 2 नन्हे मुन्ने बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, है ना। डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं हम हिंदी में अनुप्रवाह। मैं सबके मतलब आपको समझा रहा हूं अभी, है ना। और अपस्ट्रीम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, है ना। जैसे जनरली आपने देखा ना कि अप डाउन करते हैं हम, कई लोग आपने देखा होगा कि वो डेली अप डाउन करता है, तो ये अप डाउन शब्द यहीं से निकले हैं, है ना। इन्हीं से आप उनको रिलेट कर पाओगे। तो पहली चीज कि ये चैप्टर पूरे तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस पर डिपेंड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। मैक्सिमम चीजें यहां पे किलोमीटर पर आवर में चलेगी, है ना। तो चीजें सब नॉर्मल है, उनमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सबसे पहले यह समझना है कि शांत जल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम स्टिल वाटर। शांत जल क्या होता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि बहता हुआ जल क्या होता है। बहता हुआ जल ये क्या होता है, जिसको बोलेंगे हम फ्लोइंग वाटर, है ना, जिसमें एक फ्लो होगा। तो अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम एक तालाब का उदाहरण लें, सो कॉल्ड इन इंग्लिश पॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक शांत जल है जिसमें कोई धारा ना हो, वेयर देयर इज नो स्ट्रीम, नो करंट। कभी कभी धारा को इंग्लिश में स्ट्रीम और करंट दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और जिसमें एक धारा होगी, जनरली जो एग्जाम्पल आएगा वो नदी का आएगा। नदी मतलब क्या हो जाएगी? आपकी रिवर। बस ये 2 बेसिक बात समझ लेना। नाव दोनों में चलेगी। आप सोचिए, तालाब में नाव चलाने में और नदी में नाव चलाने में क्या डिफरेंस है? तालाब में कोई धारा नहीं होती, वो एक ठहरा हुआ, एक रुका हुआ जल है, इकट्ठा है, कोई धारा नहीं है, कुछ नहीं है। जिधर नाव चलाना है उधर चलाओ, कोई ना रोकने वाला, ना तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला। समझ में आ रही है? लेकिन क्या नदी में नाव चलाना आसान है? नहीं, क्योंकि वहां पे पानी बहता है, देयर इज फ्लो। तो अगर पानी जिधर बह रहा है उधर आप नाव चलाते हुए जाओगे तो बहुत इजी होगा,
लेकिन पानी इधर जा रहा है और आप इधर से आ रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पानी आपको हर बार धक्का मारेगा, पानी आपको खींच कर ले जाएगा, आपको ऑपोजिट आने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि पानी का फ्लो आपको ले जाएगा। और बेटर है आप स्विमिंग से समझिए, तालाब में अगर आपको स्विमिंग करनी है, नथिंग, कोई टेंशन नहीं, जिधर हाथ पैर मारोगे उधर चले जाओगे। लेकिन नदी में ऐसा होगा क्या? नदी में अगर आपने स्विमिंग करी है, जिस तरफ पानी बह रहा है अगर उस तरफ जाओगे सो यू विल फील एक्सीलेंट, आप कम मेहनत में भी बहुत अच्छा एफर्ट लगाओगे, आप काफी तेजी से आगे बढ़ोगे। बट वहीं अगर ऑपोजिट बात करें, पानी इस तरफ बह रहा है, आप इधर उल्टा तैर के आओगे तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके आप पानी को काट पाओगे, और अगर जरा रुक गए तो पानी तुम्हें फिर बहा के ले जाएगा। ये मैंने जो 2 मिनट में बातें कही हैं, ये इस पूरे चैप्टर का सार है। अगर आपने इस बात को समझ लिया, कभी फंसने वाले नहीं हो। कहने का मतलब, शांत जल में आपकी जो स्पीड होगी आप उससे परफॉर्मेंस दोगे, लेकिन जो बहता हुआ जल है, नदी है, वहां पे अगर पानी के साथ जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, पानी के ऑपोजिट आओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। और यहीं से 2 कंसेप्ट निकल के आते हैं जिसका नाम क्या है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, जिसको मैं आगे आपको सिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये पानी का फ्लो है, जो पानी इस तरफ बह रहा है ना। अब हमारे पास एक बोट है, ये हमारी एक बोट है, इसके अंदर आप यहां पे मस्त बैठे हो, है ना, और जा रहे हो। सोचिए, बोट की स्पीड लेट से 15 किलोमीटर पर आवर है, और यहां पे जो स्ट्रीम है, और यहां पे थोड़ा आपको हिंदी इंग्लिश में, यहां पे इस चैप्टर में हम इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग करेंगे, और इंग्लिश में बस 2 ही चीजें होंगी, पहला बोट यानी नाव, दूसरा स्ट्रीम मतलब धारा, क्योंकि दोनों चीजें बार बार लिखना डिफिकल्ट होगा। और नाव को हम शॉर्ट में हमेशा बी लिखेंगे, और जहां पे मैंने धारा लिखा मतलब एस लिखेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए धारा की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस नाव को तालाब में चलाओ, या तालाब में चलाएं या शांत जल में चलाएं, ठहरे हुए जल में चलाएं, तीनों का मतलब एक ही है। शांत जल में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो आपकी स्पीड है उससे चलते जाओ। तो बात आपको समझ में आ रही है? शांत जल में कोई टेंशन नहीं। मैं कहूंगा तालाब में नाव किस चाल से चलेगी, उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर इसी नाव को आपने नदी में उठाया, और इस नदी में जो बहाव है वो इस तरफ है, पानी इस तरफ बह रहा है, तो जब आप पानी के साथ बहते हुए जाओगे तो आपकी चाल बढ़कर पता है कितनी हो जाएगी? आपकी चाल 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन सोच कर देखिए, अगर यही बहाव उल्टा हो जाए, आप नाव को अगर इस तरफ ले जाओ तो आपकी चाल पता है कम हो जाएगी, एंड योर स्पीड विल बिकम 12 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हो 1 घंटे में 15 किलोमीटर का, पानी का बहाव 3 का है, वो 3 कम कर देगा। आपने 15 का एफर्ट लगाया, लेकिन उसने भी तो एफर्ट लगाया, ऑपोजिट में आप आए, आप 15 चले, उसने 3 धक्का मार दिया, आप 12 ही चल पाए। ठीक है, तो बात समझना मेरी, पानी के साथ जाओगे, जिस तरफ फ्लो है उस तरफ जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, ऑपोजिट आने में स्पीड कम होगी। याद रखिए, जब आप सड़क पे कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, अगर ढलान आ जाती है, स्लोप आ जाता है ना, आपकी गाड़ी चल रही थी और एक हल्का सा स्लोप आया, तो आपकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? स्पीड अपने आप बढ़ेगी। लेकिन वापस गाड़ी जगह पे आई और फिर एक प्रकार से चढ़ाव आ गया, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। भले गाड़ी आपकी 60 की स्पीड से चल रही हो, लेकिन वो 60 की स्पीड से नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि उसको अब एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। बस यही कंसेप्ट है। पानी के साथ जाओगे स्पीड बढ़ेगी, पानी के ऑपोजिट आओगे स्पीड आपकी कम होगी। ऑलवेज रिमेंबर। तो मुद्दे पर आते हैं। यहां पे जब भी अनुप्रवाह शब्द की बात की जाएगी, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और हमारी समझ की भाषा में कहेंगे कि जब भी हम धारा की दिशा में जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, है ना, या विथ स्ट्रीम, जब आप धारा के साथ जाओगे, इतने सारे शब्द हैं। इसे धारा के अनुकूल भी बोलते हैं, कि धारा के अनुकूल जाना, है ना, धारा के अनुकूल जाना। तो इन सब का मतलब यह है कि जब भी नाव की चाल में
धारा की चाल जुड़ेगी, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ेगी, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट में स्पीड ऑफ स्ट्रीम जुड़ेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुप्रवाह। समझ में आ गया? पानी के साथ जाना इज कॉल्ड अनुप्रवाह। शांत जल में धारा की चाल 0 होगी क्या? यस। जहां पे शांत जल की बात आएगी, स्टिल वाटर की बात आएगी, वहां धारा होगी ही नहीं, देयर विल बी नो स्ट्रीम स्पीड, है ना। और इसी का सेकेंड पार्ट बात किया जाए, उसे हम कहेंगे हिंदी में ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे अपस्ट्रीम, जिसका एक और नाम है धारा के प्रतिकूल चलना, विपरीत चलना। तो ये हो जाएगी एक प्रकार से विपरीत दिशा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? विपरीत डायरेक्शन हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी अगेंस्ट स्ट्रीम। तो इस केस में क्या होगा? यहां पे आपकी जो नाव की चाल है, ठीक है, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे, नाव की चाल से धारा की चाल घटेगी। स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? ओके। और अगर शांत जल बोल दिया तो वहां टेंशन ही नहीं, वहां केवल नाव अपनी रियल स्पीड से चलेगी। एक और बहुत बारीक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझ पाए, शांत जल में नाव की जो स्पीड है वो वही रहेगी, लेकिन जब भी नाव नदी में चलेगी या धारा में चलेगी तो नाव कभी अपनी रियल स्पीड से नहीं चलेगी। उसकी जो भी स्पीड होगी या तो प्लस होगी, देखो भाई, या तो उसमें धारा की चाल जुड़ेगी या घटेगी, लेकिन क्या नाव अपनी रियल स्पीड से चल पाएगी? नहीं। या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या उसकी स्पीड कम होगी। उसकी रियल स्पीड से परफॉर्मेंस वो केवल स्टिल वाटर, शांत जल, तालाब में ही दे पाएगी। कल यश बोल रहे हैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था CHSL का, 80 अटेम्प्ट किए। वेरी गुड, क्लियर। अनुकूल शब्द का मतलब भी धारा के साथ बहना, प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत बहना, ये सब अभी यूज आएंगे आगे आपको। समझ गए? क्लियर। तो ये दो शब्द अब आप ध्यान रखेंगे, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, है ना। नाव पानी के साथ बहते जाना है अनुप्रवाह, नाव और धारा जुड़ेगा, अपोजिट आओगे घटेगा ऊर्ध्व प्रवाह। चलो और आगे लेकर चलता हूं मैं आपको, इस सवाल को पढ़िए ध्यान से। ठीक है भाई, जिनका एग्जाम है टेंशन ना लो, मस्त पढ़ो। शिवांगी जी, पॉन्ड में, तालाब में स्ट्रीम होती ही नहीं है, धारा नहीं होती है, कहां होती है? देवराज, उसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है भाई। शांत जल में एक नाव 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। नाव एक नदी में चलाएं जहां पे धारा की स्पीड 2 है, तो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पहला आया अनुप्रवाह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और दूसरा आया ऊर्ध्व प्रवाह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपस्ट्रीम, है ना। ये दो चीजें हो गई। अनुप्रवाह में जाना है 45 किलोमीटर, अनुप्रवाह में नाव और धारा मुझे दोनों चाहिए। ऊर्ध्व प्रवाह में जाना है 28 किलोमीटर, इधर होता है B-एस, बोट माइनस स्ट्रीम, नाव में से धारा। समझ में आया? अब मुझे दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पहला, इस चैप्टर में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर देने के लिए क्या पता होना चाहिए, किन बातों की जानकारी होनी चाहिए तब आंसर दे पाए। नंबर 1 कि आपको यहां समझ में आ रहा है कि भैया मुझे नाव और धारा दोनों की चाल पता होनी चाहिए। तो धारा की चाल कितनी है? 2 है, तो धारा की चाल तो मुझे पता है, लेकिन नाव की चाल पता है क्या? नहीं। और नाव की रियल स्पीड कहां से पता चलेगी? शांत जल से, वहां धारा होती नहीं। तो क्या बोला है? शांत जल में, स्टिल वाटर में, यानी एक तालाब में 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है।
यानी जो बोट है उसकी खुद की स्वयं की जो रियल स्पीड है वो क्या है, वो 5.5 है। नाव की एक खुद की चाल है, जब नदी में चलेगी तो वो अपनी चाल से नहीं चल पाएगी। अब रखो यहां, तो नाव की चाल है 5.5, यहां नाव की चाल कितनी हो गई, फिर से 5.5। आप पानी के साथ जाओगे तो धारा की चाल जुड़ेगी, स्ट्रीम प्लस होगी, अपोजिट आओगे स्ट्रीम माइनस होगी। सो दिस इज 45 बाय 7.5 किलोमीटर पर आवर, 28 अपॉन 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो इससे अगर आपने इसको डिवाइड करा सो इट विल टेक 6 आवर्स एंड 7 4 यानी 8 आवर्स। तो टोटल आपको 14 आवर्स लगेंगे। दिस इज योर आंसर, 14 आवर्स। अब बताइए, ठीक महसूस कर रहे हैं आप? गॉट इट? आया? सिंपल सवाल था, बहुत इजी सवाल है ये। शांत जल में 55 किलोमीटर 10 आवर्स में। और आपको मैं बता दूं कि शांत जल से ही आपको रियल स्पीड पता चलेगी, स्टिल वाटर से ही आपको रियल स्पीड पता चलेगी बोट की, कि उसकी खुद की चाल क्या है। क्योंकि नदी में जाके तो उसकी चाल डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, है ना। तो अनुप्रवाह में जाना है नाव की चाल प्लस धारा, ऊर्ध्व प्रवाह में जाना है नाव माइनस धारा। बाकी फिर हमने 6 और 8 14 आवर्स इट विल टेक टोटल। मूविंग अहेड। नहीं शिवांगी जी, हवा का असर नहीं पड़ेगा यहां पे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो तत्काल आप अपने घर के आसपास कहीं नदी हो या तालाब हो तो उसमें एक जाके डुबकी लगा के आओ। नहीं है तो घर में ही अपनी बाल्टी में एक डुबकी मार के आओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। अगर इतना अभी तक जो बताया नहीं समझ में आया तो ये 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को भी अगर इतना बता दूं ना तो अब तक उसके भेजे में कुछ तो चला ही जाता। तो आपको एक डुबकी मारने की जरूरत है, आपके नटबोल्ट कहीं पे ढीले हैं, ठीक है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, एक बार पढ़ो एक बार और पढ़ना, 2 बार में अच्छे समझ में आ जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, सबको नहीं होता। हाँ जी, एक नाव अनुप्रवाह में 400 किलोमीटर 10 घंटे में, धारा की चाल 8, शांत जल में कितनी। कंफ्यूजन भयंकर है, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या दिया, कहां से कहां जाना है। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस से चीजें समझ में आने लगेगी। बहुत जज्बाती नहीं बनना है, बहुत ज्यादा भावुक नहीं बनना है। और जरा में सर मुझसे तो कुछ बन ही नहीं रहा, पहला सवाल तो कराया उसमें ही आप सब सोच लो मुझसे नहीं बन रहा है, तो वो गलत है। नहर में भी लगाओगे चल जाएगा, नहर में भी डुबकी मार सकते हो, पानी होना चाहिए बस। देखो अनुप्रवाह में अब आपने जैसे ही, शब्दों का खेल है भाई, अनुप्रवाह यानी डाउनस्ट्रीम। जैसे ही आपने अनुप्रवाह सुना तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया तुमने 400 किलोमीटर 10 घंटे में तय करा। अनुप्रवाह से हमें मिलती है नाव और धारा की चाल विच इज 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अरे 400 किलोमीटर 10 घंटे में जाओगे तो स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब 40 की स्पीड से तुम जा रहे हो नाव और धारा के साथ, है ना भैया। अब मुझे बताओ, उन्होंने खुद कहा कि धारा की चाल 8 है। देखो इस 40 के, ये 40 नाव की चाल है, लेकिन आप ये देखो ना कि कहां हो, अनुप्रवाह में हो, तो ये नाव के साथ धारा की चाल इसके अंदर होगी। ये नाव की खुद की चाल नहीं है, इसमें धारा की चाल जुड़ी हुई है। तो नाव की चाल कैसे पता लगाएंगे, धारा की चाल 8 है, दोनों का योग 40 है। तो मुझे पता चला कि अच्छा नाव की चाल कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्वयं की चाल है, उसकी जो मोटर लगी है, जो इंजन लगा है, वो इस चाल से उसको धक्का मार रहा है। लेकिन धारा का सपोर्ट मिलके 8 होके वो 40 बन गया। तो ये नाव की खुद की चाल है ना। शांत जल में 24 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। अब शांत जल में मुझे 24 किलोमीटर जाना है, और शांत जल में हमें जरूरत पड़ती है केवल नाव की, जिसकी चाल कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे है ना भैया। तो 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, 3/4 घंटे,
इसको मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो 45 मिनट्स, 45 मिनट का टाइम लगेगा। दिस इज योर आंसर, 45 मिनट्स। अब कुछ और गया भेजे में? हाँ, ठीक है, चलें आगे और पढ़ते जाइए। अभी अनुप्रवाह में नाव की चाल इतनी। चलो आपको अब एक कंसेप्ट पहले मुझे बताना पड़ेगा, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो क्या होता है, आपको पता है कि नाव और धारा जोड़ दिया तो अनुप्रवाह है ना, नाव में से धारा घटा दिया तो ऊर्ध्व प्रवाह। आप अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो यहां पे एवरेज का कंसेप्ट लग रहा है, औसत का कंसेप्ट लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो सुनिएगा बात ध्यान से। अगर मैंने कहा कि एक बोट की खुद की स्पीड कितनी है, 15 है, और पानी बह रहा है 3 की स्पीड से, अगर ये पानी के साथ जाती है तो 3 जुड़ेगा, अगर ये पानी के ऑपोजिट जाती है तो 3 घटेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे नहीं पता यहां क्या आएगा, मुझे नहीं पता यहां क्या आएगा, लेकिन आपको ये दोनों पता है। तो आपको एक पता है कि यहां जो भी वैल्यू होगी ये इधर जितना दूर है उतना ही दूर ये है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जितना इधर प्लस होगा उतना ही इधर माइनस होगा, है ना। तो मुझे क्या करना है भाई, ये मैंने कहा कि ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है, अपस्ट्रीम है, ये मैंने कहा अनुप्रवाह की चाल है, डाउनस्ट्रीम है। तो बताओ नाव की शांत जल की चाल क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अंतर इनके बीच का है वही अंतर इनके बीच का है, तो इनका औसत निकाल लो। तो भैया 18 और 12 के बीच में क्या आना है, तो 18 12 को जोड़ के आधा कर दो, 18 12 30, 30 का आधा क्या आ गया, 15। तो आपको पता चल गया कि यहां पे कितना आएगा, 15। समझ में आया, है ना। मैं कहूंगा धारा की चाल बताओ, तो आप पता है क्या कर सकते हो कि आप यहां पे इन दोनों का अंतर ले लो, कितना है भाई, इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का। 18 में से 12 गया और इसका आधा कर दो, तो 6 का आधा कितना आ गया, 3। मतलब यहां पे 15 है तो यहां पे 3 होगा, यहां पे भी 3 होगा। तो औसत से आप इसको कनेक्ट करोगे, ज्यादा बेटर आपको क्लियर रहेगा। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है कि अगर अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को प्लस करके अगर आधा कर दें तो आपको क्या मिलती है, नाव की चाल। और नाव की चाल कौन सी, रियल वाली, और रियल को मैं हमेशा क्या कहूंगा, शांत जल वाली, शांत जल में चाल। समझ में आ रहा है। इंग्लिश में अगर इसको कहें तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बात समझ में आई। तो आप अगर अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ के आधा कर दोगे तो औसत आ रहा है ना यार, एवरेज आ रहा है, बीचों बीच वाली वैल्यू मिल रही है ना। इसी प्रकार अगर सेकंड बात में कहूं, अगर यही प्लस की जगह माइनस हो जाए, अनुप्रवाह की चाल में से अगर ऊर्ध्व प्रवाह की चाल घटा दें और आधा कर दें तो आपको पता है क्या मिलती है, धारा की चाल। ठीक है, इन इंग्लिश स्पीड इन डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ऑलवेज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कुल मिलाकर आप इतना समझो
कि अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ के आधा कर दिया तो नाव आ जाएगी, है ना, घटा के आधा कर दिया तो धारा की चाल आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करा तो अनुप्रवाह, इन दोनों को घटाया तो ऊर्ध्व प्रवाह, इन दोनों को प्लस करके आधा करा तो नाव, घटा के आधा करा तो धारा। बस ये एकमात्र फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला मैं यहां पे आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि है ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़े। ओके, छप गया दिमाग में। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे अपन? तीसरे पे। देखो आपसे कहा है अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम 40 है, अपस्ट्रीम 28 है, शांत जल में नाव को चलाना है। वैसे भी शांत जल में नाव ही होती है, धारा तो होती नहीं है ना जी। तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अनुप्रवाह में ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ के आधा करने पे नाव की चाल आती है शांत जल में, तो 40 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज नथिंग बट 68 बाय 2 विच इज 34 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट। और 34 की स्पीड से मुझे इसको 2.5 आवर्स इन स्टिल वाटर, शांत जल में चलाना है। 68 और 17 85 किलोमीटर इट विल कवर। 85 किलोमीटर ये तय करेगी। दिस इज योर आंसर। ओके भाई, यस। क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। अनुप्रवाह में नाव की चाल 50 किलोमीटर पर आवर है, ऊर्ध्व प्रवाह में 35 किलोमीटर पर आवर है। इस नाव को एक दूसरी नदी में चलाया जाए जहां पे धारा की चाल यहां से दुगनी है, तो उस नदी में ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, बताओ। अच्छा विपेंद्र, मस्त दीजिए पेपर, निश्चिंत रहिए। देखो अगर आपने अनुप्रवाह की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को जोड़ के आधा कर दिया, और अगर आपने अनुप्रवाह की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को घटाकर आधा कर दिया, तो इससे आपको नाव की चाल मिलेगी, बोट की, और इससे आपको स्ट्रीम यानी धारा की चाल मिलेगी। बोलो हां, है ना। अब मुझे यह बताइए कि 50 प्लस 35 का आधा, 85 का आधा कितना हो जाएगा? 42.5 किलोमीटर पर आवर। यहां पे अगर घटाओगे तो 15 का आधा कितना आ जाएगा? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये नाव की खुद की चाल है, और ये किसकी चाल है? ये धारा की चाल है, स्ट्रीम की स्पीड है। क्लियर है बात? अब मुझे ये बताइए जिसकी धारा की, अब इस नाव को मुझे उठा के एक दूसरी नदी में ले जाना है जहां पे धारा की चाल दुगनी है, ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो दूसरी नदी में मुझे उसको ले जाना है ऊर्ध्व प्रवाह में, अपस्ट्रीम में, और कितने घंटे चलाना है? 2 घंटे। अब अपस्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटती है। नाव की चाल तो मुझे पता है 42.5 है, लेकिन इस नदी से जब मैं उसको दूसरी नदी में ले जा रहा हूं तो वहां पे पानी का बहाव दुगना है, डबल स्पीड में पानी वहां पे बह रहा है। अगर यहां पे 7.5 की स्पीड से पानी बह रहा है तो उधर डबल है, 7.5 का डबल यानी 15 की स्पीड से पानी बह रहा है, और अब इसको 2 घंटे तक मुझे चलाना है। 42.5 में से अगर मैंने 15 घटाया तो कितना आएगा मेरे भाई? 42.5 में से अगर आपने 15 घटाया
तो ये आना चाहिए 27.5, ये स्पीड रहेगी उसकी ऑपोजिट, और इस हिसाब से अगर 2 घंटे चलाया सो इट विल कवर 55 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर, 55, बी इसका आंसर। आया समझ में? डन, मस्त। ये हार्ड नहीं है, बस कंफ्यूजन है इसमें। आप अगर शब्दों को समझोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। भाई इनको जोड़ के क्या मिला, नाव की चाल, इनको घटा के क्या मिला, धारा। अब नाव तो नाव है, दूसरी नदी में पानी डबल स्पीड से बह रहा है ना, तो डबल हो जाएगा 15। अब उस दूसरी नदी में भी उल्टे चलना है, तो नाव में से धारा घटाओगे, नाव में से धारा घटेगा और 2 घंटे तक चलाओगे, 55 किलोमीटर कवर हो जाएगा। क्या तकलीफ है, आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, क्यों चिंता करना है। एक बार और पढ़ना है आपको। हार्ड नहीं है ये, बिल्कुल हार्ड नहीं बोल सकते आप इसको, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, चलो आगे। सेवन 7.5 का डबल कराया हमने ना, ओके। देखिए टाइप नंबर 3, एक नाव अनुप्रवाह में 2 घंटे में उतनी दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में 3 घंटे में तय करती है, धारा की चाल 4 है, नाव की चाल बताइए। देखो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में डिस्टेंस सेम है, कहने का मतलब अनुप्रवाह मतलब B+S से जितने टाइम तक चलोगे और B-S से जितने टाइम तक चलोगे, दोनों में क्या होगा, दोनों में आपकी डिस्टेंस सेम होगी, दोनों में जो दूरी तय होगी वो बराबर होगी, है ना। यहां चाल से जितने समय तक चलोगे और यहां चाल से जितने समय तक चलोगे, हमेशा दूरी बराबर तय होगी। तो मुझे बताइए धारा की चाल कितनी है, तो नाव की चाल हमें नहीं पता, धारा की चाल है 4, और इधर कितने देर तक चले तुम, ये अनुप्रवाह वाला सेक्शन है ना, ये अनुप्रवाह में तय की गई दूरी और ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई दूरी बराबर है ना। तो ये आ गया, इधर जाओगे तो नाव की चाल नहीं पता, धारा की चाल है 4, और इधर तुम चले कितने घंटे, 3। इसको हल कर लोगे, नाव की चाल मिल जाएगी, क्या तकलीफ है। ठीक है, अच्छा 5वां रह गया क्या, चलो पहले आप 6वां देख लेते हैं, फिर 5वां देख लेंगे। 5वां छूट गया, करवा देंगे, निश्चिंत रहो। हो गया, ये आ गया आपका 2B+8, ये आ गया आपका 3B-12। बी में से 3 में से 2 गया तो बी बचा, 12 आके प्लस हुआ, ये बोट की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर/आवर, 20। चलिए एक सवाल जो हमारा रह गया था इसको देख लेते हैं। पढ़े भाई इसको। दो स्थानों के बीच की दूरी 108 है, दोनों जगह से दो नाव एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, एक अनुप्रवाह में एक ऊर्ध्व प्रवाह में। शांत जल में चाल 15 और 12 है, कितने समय बाद। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर लोग 4 घंटे दे भी देते हैं तत्काल, लेकिन लॉजिक उन्हें कई बार पता नहीं होता। मैं आपको वो समझाऊंगा कि आपका तुक्का सही क्यों बैठ गया। 108 है, एक नाव यहां से निकली, एक नाव यहां से निकली। मान लीजिए पानी इधर बह रहा है, पानी का फ्लो तो एक तरफ होगा ना, मतलब एक नाव पानी के साथ चलेगी
और एक पानी के ऑपोजिट चलेगी, है ना। एक पानी के साथ चलेगी और एक पानी के ऑपोजिट चलेगी। भाई इसको आप B1 नाम दे दो, इसको B2 नाम दे दो, धारा तो धारा है। अपोजिट चलेगी तो एक हो जाएगी B2 माइनस S, है ना। भाई ये पानी के साथ जा रही है, वो पानी के ऑपोजिट आ रही है। इस नाव को हमने B1 नाम दिया, इसको हमने B2 नाम दिया। अब आप याद करो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल का फंडा, हम देखते थे अंतर, डिफरेंस, और नीचे रखते थे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, S1 प्लस S2 दोनों की चाल, तो दोनों में अंतर कितने का है, 108 का। अब जब आप B1 प्लस S में B2 माइनस S को जोड़ोगे तो होगा क्या, S से S कट जाएगा। तो इसलिए आपका तुक्का सही बैठ गया कि आपकी एक की स्पीड 15 है, एक की स्पीड 12 है, एक की 15, एक की 12, तो 108/27, आंसर इज 4 आवर्स। 4 घंटे बाद जो है उनका मिलना होगा, ये आपका आंसर है। जो आपका प्लस और माइनस ए से ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए आप यहां से चालू हुए। आप में से कई लोगों को इसके पीछे की पूरी कहानी पता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो आंसर लाना है, आंसर आ रहा है सही है, क्या मतलब, क्या क्यों ऐसा हो रहा है, बट पता होना चाहिए कि 4 आंसर क्यों आया, स्ट्रीम से स्ट्रीम कैंसिल हुई है। ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये तो अपना हो ही गया था, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है आशीष, ध्यान रखिए अपनी मम्मी का, गुड विशेष। एक नाव अनुप्रवाह में 3.5, ऊर्ध्व प्रवाह में 3.5 और इतना धारा की चाल ये है। सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था, भाई हमें नाव की चाल नहीं पता लेकिन धारा की चाल है 1.5, अनुप्रवाह बाद में लिखा है 3 घंटे, B माइनस 1.5 और ऊर्ध्व प्रवाह में 3.5। हल करो, आंसर बताओ। हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3b प्लस 4.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5b माइनस 15 इंटू 5 75, 45 और 7 हो जाएगा 5.25। 3.5 में से ये जाएगा, सो दिस विल बिकम 0.5b, और ये इधर आके जुड़ेगा तो ये बनेगा 9.75, और जब 5 से इसको उड़ाओगे तो ये आएगा 19.5, 19.5 किलोमीटर पर आवर। ये है बोट की स्पीड, 19.5, 19.5। ठीक है, और आगे चलते हैं। शांत जल में नाव की चाल 15 है, नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का 3 गुना है, धारा की चाल ज्ञात करिए। देखिए इस बार धारा की चाल नहीं है, सब कुछ वही है, B प्लस एस इंटू टाइम, B माइनस एस इंटू टाइम। क्लियर। आपको इस बार नाव की चाल पता है कि वो 15 है, नाव की चाल क्या है, 15 है। अब समझना, ऊर्ध्व प्रवाह में लिया गया समय अनुप्रवाह से 3 गुना है,
अगर इधर 1 घंटा लगेगा तो इधर 3 घंटे लगेंगे। ये ऊर्ध्व प्रवाह है, डाउनस्ट्रीम से 3 टाइम्स अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम का ट्रिपल है। कुछ भी एज्यूम कर लो, इधर आप 1 घंटे ले लो, उधर आप 3 घंटे ले लो, हल करो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो आपका सेम रहना है, 15 प्लस एस, इधर आ जाओगे तो 45 माइनस 3s, 3s इधर आके क्या हो जाएगा 4s, 45 में से गया तो 30, 4 से डिवाइड करा, सो दिस इज नथिंग बट 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आंसर है आपका। ओके, एज इट इज, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट तीनों क्वेश्चन एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं। और आगे लेकर चलते हैं आपको। शांत जल में नाव धारा की चाल का अनुपात 8:1 है। नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है। नाव की चाल बताइए। देखिए, यहां पे हम थोड़ा सा सिंपल सा टेक्निक यूज करेंगे। आपसे कहा है कि बोट और स्ट्रीम का रेशो कितना है, 8 है, तो आप इसको 8x और x कर लो। भाई क्या है, 8:1, तो इसको क्या कर लो, 8x और x, है ना। अब आपसे क्या कहा है कि धारा के अनुकूल, मैंने क्या कहा था, अनुकूल मतलब धारा के साथ, प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत। तो धारा के साथ जाना है, यानी इसमें नाव और धारा जुड़ेंगे, और धारा के विपरीत आना है, नाव और में से धारा घटेगा, और जाने आने में कितने घंटे लगेंगे मेरे भाई, 5 घंटे लगेंगे। अब आप इसको यहां रख दो, 8x और x कितना होगा, एक बार दोनों जुड़ेंगे तो 9x, एक बार दोनों घटेंगे तो 7x, 9 से डिवाइड करा 4/x, 7 से डिवाइड करा 6/x इज इक्वल टू 5। एलसीएम आएगा x, ऊपर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5, 5 से 10 कैंसिल, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपसे कहा है नाव की चाल बताइए, नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 2 16 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्पीड ऑफ बोट, 16। बस ये हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत यहां पे हमें रेशो, एक्स, इन सब चीजों की मदद लेनी पड़ेगी इस चैप्टर में। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी होंगे, है ना, अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा आपको, जहां ऑप्शन से करना बहुत इजी रहेगा। एज इट इज एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसका आंसर बताइए, एज इट इज। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। नाव 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर अनुप्रवाह, और इधर 9। देखो, बोट की स्पीड स्ट्रीम से 50% ज्यादा है। अगर ये 2x है तो ये क्या होगा, 3x होगा। सो अनुप्रवाह में जाना है 30, ऊर्ध्व प्रवाह में 9, अनुप्रवाह यानी दोनों प्लस होंगे 5x, ऊर्ध्व प्रवाह में जाना है घटेगा x, और दोनों में कितने आवर्स का डिफरेंस है, 5 का। ये हो गया आपका 6/x, ये हो गया आपका 9/x, सॉरी प्लस आएगा, इज इक्वल टू 5। सो दिस इज 15/x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 9 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, 9। बताओ, ओके है। कोनो दिक्कत,
टाइप नंबर 5, इसको तो भैया कल देखेंगे अपन, है ना। आज के लिए इतना काफी है। जिनको कम समझ में आया है, एक बार निवेदन है पूरी क्लास का रिवीजन करें आप। कल जब आगे बढ़ेंगे तो आप काफी बेहतर महसूस करेंगे, है ना। आज थोड़ा मैंने आराम से पढ़ाया है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं थे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन आगे और मजा आएगा। लेकिन आप ये पहली क्लास अगर आपने अच्छे से समझ ली, आगे की क्लासेस में कंफ्यूजन न के बराबर होगा। तो आगे की क्लासेस को आप अच्छे से देखना चाहते हैं, इसका अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। कल मिलते हैं अपने समय पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल हम पढ़ेंगे, सैटरडे है लेकिन अपनी क्लास जारी रहेगी, ठीक है। चलो, बाकी रोज आज से मैं 9 बजे आपको रात में मिला करूंगा, 9 बजे आज से मेरी क्लासेस का टाइम रहेगा, उसमें भी हम मिलेंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।